गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म हो चुका है और इसके बाद इस वक्त में कोई तौसी नहीं की जाएगी। उधर पीटीआई नजरियाती ने बल्लेबाज का निशान रखते हुए उम्मीदवारों को टिकट जारी करना शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि एक सियासी जमात के इंतखाबी निशान पर दूसरी जमात के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पीटीआई नजरियाती के बानी अख्तर इकबाल डार कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन से कबल ही उन्होंने राहें जुदा कर ली थी। खान साहब किसी की इज्जत नहीं करते और तमाम फैसले भी खुद करते हैं। मौजूदा क़यादत करप्ट और चोर है। अब दो सियासी जमातों के मिलते जुलते नाम और इंतखाबी निशान वोटों के लिए या वोटर्स के लिए अभाम पैदा कर सकते हैं। अब दोनों जमातों की सेटलमेंट क्या है और नजरियाती का टिकट लेने वाले क्या पीटीआई के हामी हैं या मुखालिफ, ऐसे कई सवालों ने जन्म लिया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी धड़ेबंदी का तासुर मजबूत हो चुका है। ग्रुपिंग अब अयां होती जा रही है। आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद काका नबासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में चोरी की थी, नून लीग डाका मार रही है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे बानी पीटीआई के आबाई हल्के मियां वाली एनए नवासी और नवे की। इस जिले की आबादी 17,82,268 अफराद पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,68,522 है। एनए नवासी तहसील ईसा खेल और तहसील मियांवाली के दही इलाकों पर मुश्तमिल है और ये बानी पीटीआई का आबाई इलाका है। 2 दहाइयों से उनकी पार्टी का गढ़ भी है। उन्होंने इस इलाके से 3 बार इलेक्शन जीता। इस हल्के की जोग्राफियाई हुदूद में कोई तब्दीली नहीं आई। जो इलाके 2018 में यहाँ मौजूद थे वो 2024 के इलेक्शन में भी इस हल्के में शामिल है। इस बार इस हल्के से बानी पीटीआई की नाअहली की सूरत में पीटीआई के बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी और लाइमा न्याजी उम्मीदवार होंगे। मेजर रिटायर्ड हमीद खान रोखड़ी यहां से तहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। एनए 90 में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। पूरा मियांवाली शहर और गिरदोनुमा के देहात और कस्बे भी इसका हिस्सा हैं। यहाँ गुज़श्ता 2 इलेक्शन तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान जीत चुके हैं, लेकिन इन दिनों वो जेल में हैं, इसलिए इस नशिस्त पर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी ने कागजात जमा कराए हैं। 2 बार एमपी रहने वाले आजाद उम्मीदवार अली हैदर खान न्याजी और सज्जाद अहमद ने कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने का फैसला किया है। मंजरनामा क्या बनेगा ये आपको बताएंगे। आज के हमारे पैनल में एडिशन है इमरान याकूब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमरान याकूब साहब, वेलकम टू द शो। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि बात कर ली जाए। आज जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत एक्टिवली 2 ऑर्डर्स पास किए। एक तो ये कि एक सियासी जमात के निशान पर दूसरी सियासी जमात के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और फिर दूसरा ये कि जो वक्त था इंतखाबी निशान अलॉट करने का उसमें अब कोई तौसी नहीं होगी, आज ये वक्त खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने शो में टाइम दिया। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन के ये दोनों फैसले जो हैं ये बड़े अहम हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टाइम अब खत्म हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी टिकट जमा करवाने के वक्त में अब तौसील नहीं की जाएगी, या 7 बजे तक का था। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग भी करवानी है, उन्होंने प्रिंटिंग भी भिजवानी है, और उसके लिए डेडलाइन पहले से 13 तारीख मौजूद थी। अब अगर वो इसी तरह से तौसीह करते जाएंगे तो फिर बैलेट पेपर कैसे छपेंगे, और अगर बैलेट पेपर ही नहीं छपेंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे। और जैसे कि इस वक्त मौजूदा हालात हैं और पहले बहुत सारे इबहाम पाए जाते हैं, हालांकि इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तो इस पे कह चुके हैं कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को होंगे, और ये पत्थर पे लकीर है, और इस पे किसी तरह की चहमगोइयां ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी तक हालात ऐसे हैं कि लोग मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयां कर रहे हैं। तो ये इन हालात में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का अच्छा फैसला है कि जिस पे उन्होंने ये कर दिया। दूसरी बात ये है कि जो मामला आपने ये कहा कि जी एक जमात के निशान पे दूसरी जमात के लोग इलेक्शन में लड़ सकेंगे, तो देखें आमतौर पे तो एक जमात पे उसी जमात के लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन अब ये जो पीटीआई नजरियाती का मामला आया था और बल्लेबाज का मामला आया, तो वो भी उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद इनकी आपस में कोई डील हो गई है। लेकिन आज सुपहर उसमें भी जो पीटीआई नजरियाती के हेड हैं उन्होंने कहा कि नहीं, किसी के साथ कोई डील नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो है इस तरह की कोई बात हो जाए कि उस पर भी तहरीक इंसाफ के लिए रावी चैन ना लिखे और उनके उसमें भी नुकसान हो जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि बल्ले के इंतखाबी निशान को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था
اس پہ فیصلہ جو ہے سماعت مکمل ہونے کے بعد محفوظ ہو گیا ہے. بالکل اور چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہ بھی آج ہی فیصلہ وہ سنا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے دن میں یہ ساری جب ہوں گی تو بہت ساری صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی، لیکن احتشام صاحب ایک طرف سماعت چل رہی تھی بلے کے نشان پہ، ایک طرف الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اب وقت میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سماعت اب پھر ارریلیونٹ ہو گئی، بس مقررہ وقت ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں اب جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں اس کے مطابق تو عمران صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. اب سوائے سے کہ ہم بلیم گیم میں پڑ جائیں اور خواہ جس طرح ہم ڈے ون سے ہی اداروں کو ملائن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بڑے واضح طور پہ جو آبزرویشن دی ہیں کہ بھئی ایک آئینی ادارہ ہے جس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے اختیارات ہیں، اس کی اتھارٹی ہے. اب اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ اس کو چیلنج کریں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ انتخابات تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں سلمہ اب جو مسئلہ رہ گیا نا، دیکھیں آج ایگزیکٹلی 26 دن رہ گئے الیکشن، بالکل، اور ابھی بھی آج آپ دیکھ لیں چاہے مگائیاں ہو رہی ہیں، خدشات کا اظہار ہے، افواہیں چل رہی ہیں جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اب یہ لڑائی سپریم الیکشن کمیشن سے ہوتے سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے، کیا ہوگا؟ اصل لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا نقصان ہے، سیاسی جماعتوں نے یہ مومنٹم بنایا ہی نہیں، اور اس سارے تناظر میں جب معاملہ اتنا خراب ہو گیا تو گیند چلی گئی کورٹ میں، الیکشن کمیشن کے اور سپریم کورٹ میں. چلیں وہ تو ابھی فیصلہ آ جائے گا کیا ہے. لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بار بار ایک بات سلمہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو آپ پاکستان کی تاریخ میں اتنے الیکشن ہوئے ہیں، 10 الیکشن ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب نے شاید اس کو ساروں کو کور کیا ہوا ہے، 11 کر لیجیے، 11 کر لیجیے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انٹیگنائز پارٹیاں مقتدرہ اور خاص طور پہ آج پی ٹی آئی جس طرح ہو چکے نہیں ہوئے. اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، سنجیدہ ہلکے یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیوں نہ ہو، کہ اس لڑائی کو آپ اس جگہ لے گئے کہ اس کی واپسی ممکن نہیں ہے. اور آپ نے اکانومسٹ کو انٹرویو دے کے تو بالکل ہی آرٹیکل لکھ کے جب آپ نے کہا کہ جی یہ تو یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیا ہے. دیکھیں سارے تناظر کو اگر آپ اس طرح سم اپ کریں سلمہ کہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں اب بڑا واضح طور پہ ہم روز کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننا ہی بننا ہے، چیزیں ان کے لیے جس طرح تیار ہو گئی ہیں، کر دی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں وہ بھی 2 انہوں نے جلسے کیے ہیں، ایک لاہور کا کیا اور ایک چھوٹے بھائی شیخو پورہ گئے. ابھی انہوں نے پلان کیا کچھ جگہوں پہ جانے کا. اب کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو خود بھی نہیں پی ایم ایل این کے لیڈر کو پتا کہ الیکشن ہوں گے اور کس طرح کے ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک طرف سیاسی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیف نے ایسی جگہ لے گئے ہیں کہ اپنے لیے فال بیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور دوسری طرف جو معاملات عدالتوں میں چلا گیا ہے، میرا خیال ہے سلمہ یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ اب دیکھیں ہمارے یہاں کاش کوئی ایک آئینی عدالت ہوتی جو روز کی بنیادوں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی. ہزاروں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں رات کو فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ہم نے جانا ہے، سب کام ختم کر کے سپریم کورٹ کو اس طرف لگا دیا جاتا ہے. ان کے لیے بھی ایک مشکل بن جاتی ہے کہ بھئی وہ کیا فیصلہ کریں اور کیا نہ کریں. میرا خیال ہے اب یہ الیکشن اللہ کرے ہو جائے خیر خیریت سے، اس کے بعد یہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اپنی سیاسی لڑائی جو ہے ذاتی دشمنی میں بدلنی ہے، کیا اس ملک کو چلانا ہے کہ نہیں چلانا. اور یہ اب ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے ایسے ایسے نام آ رہے ہیں، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ اتنی انسٹیبلٹی ہے، کچھ بھی نہیں کہا جاتا. بیوروکریسی کو دیکھیں، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں، سول سوسائٹی کو دیکھیں، وہ تو بالکل معذرت کے ساتھ ایک جس کو پینٹ کرتے ہیں ایک فیلڈ ریاست کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ جہاں مقتدر سے ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بہیو کرنا شروع کریں، ذمہ داری لیں. ادروائز تو آپ دیکھ لیں یہ وقت گزر جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، کیسا ہوگا نہیں ہوگا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہارنے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو بہتر صورتحال یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میرا خیال ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اس ملک کو کیسے چلانا ہے. آئندہ لائے عمل کے لیے پلان بنانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کا بھی، لوگوں کا بھی، سب کا فوکس بلے کے اوپر ہے کہ بلہ مل رہا ہے نہیں مل رہا. اس پہ کسی کا فوکس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ کیا کیا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یہ 2 دن سے سپریم کورٹ کی شاید یہ لائیو براڈ کاسٹ چل رہی ہے، سارے جج حضرات وہی بلے کے اوپر بحث ہو رہی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر جو ہیں، اس میں کبھی کسی ایک سیاسی گروہ نے یا سیاسی جماعت نے اپنی ہی فوج کے اوپر کبھی حملہ کیا؟ صاحب مجھے ملتا نہیں. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ دیکھ لیجئے، 2 سیاسی گروہوں کا نام آتا ہے جنہوں نے اپنی ہی فوج کے اوپر حملہ کیا. 2009 میں آپ کو یاد ہے ٹی ٹی پی نے حملہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں سوات میں شروع ہوا تھا. تو 2 سیاسی گروہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے یہ کیا. اگر امریکہ والی آپ کو تاریخ یاد ہو جو 2021 میں
वो एक सिविल इमारत के ऊपर हमला किया गया 6 जनवरी एग्जैक्टली 2021 जिसको वो कहते हैं रिसरेक्शन, क़यामत का नाम देते हैं उसको। और फिर उन्होंने किया क्या? आप देखिए कि वहां पे कोई 2000 लोग प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे, उसमें से उन्होंने 1235 लोगों को फौरन अरेस्ट कर लिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी पार्लियामेंट ने ट्रंप को इम्पीच कर दिया कि ये आपने काम करवाया। 850 अफराद को, जो प्रोटेस्टर थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, एक हफ्ते के अंदर अंदर 22 साल तक की सजा मिली उनको। आप बैठे हैं, 250 दिन गुजर गए हैं, 8 महीने हो गए मई 9 को, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर कुछ होने चलेगा तो फिर लोग उंगलियां उठाएंगे, जी ये तो आप सियासत की सीरियस बनाते लेना कर रहे हैं। चाहिए था। देखिए हुकूमत सलमा, को भी सीरियस लेने की तो बात यह है कि उनकी जो हाउस की स्पीकर नैंसी पेलोसी, वो जिस दफ्तर में डॉक्टर साहब बैठे वहां पे हमला हुआ, वहां पे भी हमला हुआ, और उसमें एक बंदा ऐसा भी है कि जो उसकी टेबल पे जाके बैठ गया कुर्सी पे, और उसने टांगे जो है ना वो मेज पे रख दी। उसका कसूर इतना नहीं था जितना मार दाड़ की, उसको भी 4 साल 4 साल सजा हुई उसको। तो ये अब 8 महीने से आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का। संजीदगी दिखानी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त तो कह रहे असल हैं इशू आप। तो यहाँ पे, और फिर अदालतों ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में, इस हमले में हिस्सा लिया और उनको टिकटें मिल रही हैं अब इलेक्शन जीतने की। देखिए शेख रशीद साहब ने तो वो एक रेस्ट हाउस में रहे थे और उसके पैसे नहीं दिए थे, और उनको आपने नाअहल कर दिया, और ये जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया हुआ उनको टिकटें मिलेंगी और इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब। अच्छा अनवर साहब, क्योंकि थोड़ा सा इस वक्त ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको पहले मेरा ख्याल है खबर बतानी चाहिए, उसके बाद तजिया लेना चाहिए। अनवर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, बनने के निशान से मुतालिक कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 डेवलपमेंट्स थी, वो ये कि एक तो वक्त में तोसी नहीं होगी, इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म हो चुका है, और दूसरी चीज ये थी कि एक पार्टी के इंतखाबी निशान पर उसी जमात के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कि कोई और उम्मीदवार या कोई और। अब पीटीआई नजराती के नाम से एक जमात सामने आ गई है। कहा यह जा रहा था कि बल्लेबाज का निशान है उनके पास, तो हो सकता है उनके साथ मिलजुल के इलेक्शन की तरफ जाए, वो रास्ता भी खत्म हो गया। पीटीआई के लिए हालात आपको क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? सलमा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने मुझे मार्जिन भी दिया, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और सुबह से खबरों पर नजर भी रखता हूँ। मुझे पता है कि 7 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया और 7 बजे आज डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की, वो भी खत्म होगी। लेकिन सलमा, आपका जो बुनियादी सवाल है, देखिए मुझे लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन फिर खुद से कोई डिसीजन करेगा, क्योंकि बल्ले का निशान की अलॉटमेंट का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस जमात को मिलना था या नहीं मिलना, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला लिया, उस फैसले को चैलेंज किया गया, मामला अदालत में है। जो पोलिटिकल पार्टीज अपने मामला को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देती हैं, फिर यूं ही क्या पैदा होता है। ये जो सियासी बहरान पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अपना किया धरा है। इसी वजह से ये सियासी बहरान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी शायद ये यकीन नहीं कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। मुझे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके तहत दिखाई देता है कि इसी इबहाम में, इसी क्यास में शायद इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज का अभी तक कोई भी इंतखाबी जो गहमा गहमी है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त मैं लाहौर में भी मौजूद हूँ, यहाँ पर भी उस तरह गहमा गहमी नहीं है जिस तरह इंतखाबात के वक्त होती है। इस सारी सूरत के पेश नजर आप देखिए, आपकी बात ये दुरुस्त है कि ये भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये पहले से भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि कोई भी सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के इंतखाबी निशान इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मसला ये है कि जो नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है, उन्हें तो बैट्समैन का जो इंतखाबी निशान है वो मिल गया है, वो उस पर इंतखाब लड़ेंगे, और इस बंदे के लिए 2-3 पार्टीज ने इस पे अप्लाई किया होता, लेकिन चूंकि किसी को नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है या नहीं मिलना, ये जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब से कुछ देर बाद आएगा तो पता चलेगा। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं जो मुख्तलिफ निशानात में अलॉट होंगे, क्या अब उन्हें अलॉट होंगे या नहीं, ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट को एक्सटेंड नहीं करना, तो फिर इन लोगों को क्या, किसी को हुक्का, किसी को कोई निशान अलॉट होता है नहीं होता, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये सियासी जमातों की लड़ाई और झगड़े और इबाम की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद चीजें वाज़ेह होंगी, और मैं समझता हूँ कि अब इस सियासी बहरान को खत्म होना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, ताकि जो नई गवर्नमेंट आए और मुल्क में जो मुल्क की बागडोर उसे संभाले, और जो इंटरनेशनल आपने MOUs करने हैं, इंटरनेशनल मालिक के साथ डील करनी है,
वो मामला आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक। अब सियासी अमल को मजीद आगे बढ़ना चाहिए। इमरान याकूब साहब, पीटीआई से मुतालिक मामला तो भी मजीद क्लियर होंगे ये जब फैसला सुनाया जाएगा महफूज शुदा, लेकिन नून लीग की सियासत की अगर बात करें तो उसमें अभी तो हम देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ा खुल के बोल रहे हैं नून लीग के खिलाफ। वो कहते हैं कि जहां से नून लीग का कैंडिडेट खड़ा होगा मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी कान खड़े कर देने वाली है एक आम आदमी के लिए, कि वो कहते हैं कि पीटीआई ने तो सिर्फ चोरी की थी, ये तो डाका डाल रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के अंदर जो टूट फूट है, क्या इस टूट फूट के साथ, इन इख्तलाफात के साथ, धड़ेबंदी और ग्रुपिंग के साथ इनको इलेक्शन में जाना चाहिए? इनको सूट करेगा? सलमा देखें, सीधी सी बात है कि ये जिस तरह की धड़ेबंदी की बात आप कर रही हैं, मैं नहीं ये समझता कि ये धड़ेबंदी को नहीं हो। जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी टिकट्स दी जाती हैं सियासी जमातों की तरफ से, तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। लेकिन आप देखेंगी कि हफ्ते 10 दिन में ये मामला ठीक हो जाएंगे और शायद दो इक्का दुक्का नशिस्तों पे कोई बात रहे, अदरवाइज ये सब लोग फिर पुरानी नौकरी पे लग जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे। किसी को सेनेटर बनाने का वादा कर इमरान दिया साहब, जाएगा। उधर ये लोग देखें, मुस्लिम लीग नून के लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब 141 सीटें जो पंजाब की हैं उसी से नून लीग अपना वजीर आला बनाती है, अपना वजीर आजम बनाती है। अगर वो सीटें भी इस तरह बांट देंगे तो सियासत कहां से करेंगे? देखें, आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के लोग जो थे मुनहरिफ, वो 10 लोग या फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान वाले कुछ लोग, ये वो हैं जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाने में मदद की थी। अब उस वक्त इन्होंने अगर वादा किया था तो इन्हें वादा करते वक्त ये सोचना चाहिए था। अब मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि वादा जब किया था तो इन्हें निभाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको एडजस्ट करें, क्योंकि उनकी मरहूम मन्नत ही इनकी ये हुकूमत बनी थी। दूसरी बात सबसे अहम मेरे नजदीक ये है कि आप देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी उस मुल्क के अजीज के वजीर आजम भी रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो डाका डाल रही है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो आइन से भी गद्दारी कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। भाई, आप तो वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, अगर आप ये समझते हैं कि डाका डाल रहे हैं तो फिर आप रोकें। असल में उन्हें ये नजर आता है कि अगर वो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे तो वो बुरी तरह से हार जाएंगे, वो पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब वो सिर्फ चाह ये रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ उनको थपकी थपकी दें, खुद उनको जाके मनाएं और वो फिर उसी दुल्हन वापस घर आ जाए। ये इस तरह से नहीं होता मामला। ये हमारे जो सियासतदान हैं, अभी डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब से सीखता हूँ ये जो, क्योंकि ये हम सब जो सहाफी लोग हैं, हम तो सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, लेकिन ये हमेशा पढ़ी लिखी बात और हिसाब किताब लगा के बात करते हैं। आप डॉक्टर साहब से पूछें कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, क्या हम मजीद इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम इन्हीं लल्लो तलल्लो में वक्त जाया करते रहे? आपके 25 से 35 हजार नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, बार बार उनके लिए नौकरी कोई नहीं है। आपके जो लोग हैं 50,000 महाना कमाने वाले, वो बेचारे अपनी रोटी को तंग है, उनसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे। उसके बावजूद सर्दियों में आप देखें, कभी बिजली की इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी जितनी इस वक्त सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग है। हर घंटे बाद यहाँ लाइट जा रही है 1 घंटे के लिए। तो ये जब गर्मियां आएंगी तो क्या बनेगा? ना गैस है, ना बिजली है, बिलों पे बिल आ रहे हैं, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। और ये बिलावल भुट्टो सरदारी हो, नवाज शरीफ हो या कप्तान हो, देखें मैं आखिरी फिक्रा कहूंगा, फिर आप इन एहतशाम साहब की तरफ जरूर जाएं। मुझे ये बताएं, अभी ये जो अमेरिका की बात कर रहे थे, तो ये अब इस जो टिकट्स इसलिए मिल रहे हैं उन लोगों को जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं कि यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर उनको भी अमेरिका की तर्ज पे फौरी सजाएं हो गई होती तो आज वो फिर हमारे सरों पे मुसल्लत ना होते, आज उनको भी सजा होती तो पता होता कि जनाब ये मुजरिम थे। ऐसे तो जो मुजरिम थे वो भी अब कहते हैं जी हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें तो जानबूझ के इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मुल्जिम और मुजरिम में उस वक्त तक फर्क नहीं पता चल सकता जब तक
کہ آپ اس کو بالکل کلیئر نہ کرتے. ریاست کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. شام صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک اور چیز چاہتی ہوں, آپ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ادھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا, الیکشن کمیشن نے وقت 9 بجے تک بڑھا دیا ہے, تو کیا ابھی کوئی چانس ہے کہ بلے کا نشان مل سکے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اپیرنٹلی جو سوالات پوچھے گئے ہیں سلمان, میں اتنا زیادہ تو لا کو نہیں سمجھتا, جو میں نے سنا ہے اس میں تو بڑا واضح طور پہ 2-3 چیزیں جو پوچھی گئی ہیں اس میں نے دیکھا علی ظفر صاحب کے پاس جواب نہیں تھا, حامد خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھا, اور وہ جو علی گور علی خان صاحب ہیں انہوں نے جواب دیے. سوال کیا تھے؟ انہوں نے سیدھا چیف جسٹس نے بار بار پوچھا ڈاکٹر صاحب ان سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے الیکشن کروائے تھے یہ کس طرح کروائے تھے, اور پھر یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا, اس کی کوئی فیس ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی فیس ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 50,000 روپے. آپ نے کدھر جمع کرائی؟ وہ تو ہم نے کیش جمع کرائی. انہوں نے کہا جی کیش میں کہاں جمع ہوتی ہے. اس طرح سے انہوں نے اور اس طرح کے سوالات پوچھے, ان کے پاس جواب نہیں تھے ان کے. اچھا, اب وہاں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری جواب آئے ہوں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کو بلے کا نشان واپس مل سکتا ہے. اچھا, پھر 3-4 لوگ جو آئے جن کے آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہمیں اجازت نہیں دی گئی. یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا اپیرنٹلی کہ ان کو یہ بلے کا نشان اتنی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. اور دوسرا, بار بار وہ یہ بات کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو سیدھی بات کریں, جو میں آپ سے سوال پوچھوں اس کا جواب دیں. آپ مجھے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بلے کے نشان نہیں دیا تو ہمارا جمہوری حق چھین جائے گا الیکشن جیتنے کا. تو میرا خیال ہے سننا لا پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے وکلا نے پی ٹی آئی نے جواب دیا. وہ تو ابھی پتہ چلے گا کیا ہے. ابھی جو عمران بات کر رہے تھے 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھیں جو اس وقت ہم ساری نظریں ہم نے ہماری پنجاب پہ اور پی ایم ایل این پہ ہوئی ہیں, اس سارے مسئلے کو دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جن کے بارے میں نواز شریف صاحب بھی سخت رویہ رکھتے تھے وہ ٹکٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے. وہی جو اب گئے ادھر اپنے اللہ بھلا کرے آپ کے آئی پی پیز میں, بھائی دیبے 18 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے. 9 ان کے پاس 7 آئی ہیں قومی اسمبلی کی, 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مل گئیں. اور دوسری طرف پی ایم ایل این کے اندر اس میں میرا خیال ہے یعقوب صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو اندر جھگڑے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب فارغ ہو گئے. جو فیصلے نواز شریف صاحب نے کیے, مریم نواز نے کیے, اسحاق ڈار نے کیے, وہی پریویل کیے. اور بلکہ ان کے نام آئے ہیں جو ان کے اپنا حمزہ گروپ کے لوگ تھے. چودھری شہباز ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, عمران گرایا, رمضان بھٹی, کبیر تاج, ماجد ظہور, ونیزا فاطمہ, رابعہ بٹ, اس طرح اور لوگوں کے نام بھی ہے. تو وہاں تو لگ رہا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل ہوگی ہے. اب ظاہر ہے اقتدار میں آنا ہے, پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ کبھی کہتے تھے کبھی بات نہیں کروں گا. تو میرا خیال ہے یہ ایک سوال تو بعد میں بھی آتا رہے گا کہ جی پی ایم ایل این حکومت بنانے کے بعد کیسے چلے گی. دوسرا ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے, آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی رائے جدا ہو گئی ہیں, رائے اس سند پہ جدا ہو گئی کہ وہ دیکھ لیں مصطفیٰ کمال کی سیٹ پہ شہباز صاحب الیکشن لڑنا چاہتے تھے, وہ ختم ہو گئی. اس طرح سے کچھ اور جگہوں پہ بھی ان کو سوری کر کے پیچھے آنا پڑا. پھر آپ لاہور کی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں جس انداز سے سردار ایاز صادق الیکشن لڑنا چاہتے تھے, غالباً 120 کا حلقہ ہے, وہ انہوں نے روہیل اسد صاحب نے کہا, میسج دے دیا کہ جی میں تو پھر میں آزاد الیکشن لڑوں گا کیونکہ یہ میرا حلقہ ہے. وہاں پہ بھی مشکلات ہیں. طلال چودھری کو راضی کیا کہ تمہیں سینٹ میں ہم لے آئیں گے. تو میرے خیال ہے بہت ساری مشکلات ہیں. ابھی تو یہ اس پروسیس میں ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہونا ہے, ہمیں کتنی سیٹیں ملنی ہیں, ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد بائی دی وے پی ایم ایل کیو کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو گئے. تو میرا خیال ہے اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوگا پی ایم ایل این کے لیے حکومت میں آنے کے بعد بھی. اس لیے واڈا صاحب اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ 6 مہینے 8 مہینے سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی. تو اصل بات ہے سلما جس کی طرف ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیں ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ آ گئی ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا ڈاکٹر صاحب, میرے لیے تو پریشان کن بات ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی نہیں لگتا کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی. ایک ورلڈ بینک کی بات آپ مان جاتے ہیں, جو میں کہتا ہوں تو وہ آپ کو پتا, آپ بھی روز آ کے ورلڈ بینک کو پہلے کوٹ کرتے ہیں, مجھے نہ کہا کریں آپ بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور بائی دی وے دوسری جو بات ہو رہی تھی کہ جو مہنگائی 40.2% اینول سالانہ بنیادوں پہ مہنگائی ہے, اس نے تو کمر توڑ کے رکھ دیا. اور میں حیران ہوں, ابھی آپ دیکھ لیں جو لوگ ایک کمرے میں 2 کمرے میں رہتے ہیں, میں ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اس کا بل جو ہے نا وہ 22,000 روپے کے بجلی کا, گیس کا بل آیا. شام صاحب بہت مطلب جیسے بجلی کے بل آتے تھے بالکل ویسے ہی گیس کے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں وہ جو کہ تو ہے, وہ نہیں ہے. ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے, چاہے معذرت کے ساتھ ادارے ہیں, چاہے سیاسی جماعتیں ہیں, وہ صرف اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام کی کسی کو پرواہ نہیں, عوامی مسائل پہ کوئی کام نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ نون الیکشن سے جو حاصل کرنا چاہتی ہے کیا وہ کر پائے گی؟
देखिए सलमा, पहली बात तो है, मैं नहीं समझता हूँ कि PMLN के अंदर किसी किस्म की टूट फूट है। अच्छा, ये हर इलेक्शन से पहले इस किस्म की बातचीत होती है। IPP के साथ मामला था, वो जरा मुश्किलात का सामना कर रहा था, वो सेटल हो गया। 18 सीटें एहतशाम साहब ने बताई। नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो चलता है, वो हर कोई मानता है उस पार्टी के अंदर। सही। और जिस शख्सियत ने भी, आप तारीख खोल के देख लें, जिस शख्सियत ने PMLN को छोड़ा, PMLN को नुकसान नहीं हुआ, उनको नुकसान उनकी हुआ। सियासत खत्म हो उनकी सियासत खत्म ये हो गई। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही है, यही है। जो छोड़ के गया कहीं का नहीं रहा। अच्छा, एहतशाम साहब सितंबर में आए थे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान। उस वक्त मैं देख रहा था कि PTI की मकबूलियत 45% पे थी और PMLN की मकबूलियत सिर्फ 24% पे थी। अब पिछले 5-6 महीने में जो PTI की मकबूलियत है वो गिरती गिरती 34 पे पहुंच गई। ये सर्वे का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, उनकी तकरीबन 11% गिरी सही। है। और PMLN की 24 पे थी, वो बढ़ती बढ़ती 32 पे चली गई। तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर होना, एहतशाम साहब हमेशा ये बताते हैं कि वो फेवर लेते चले जा रहे हैं, वोट उस तरफ बह रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। जो मुल्तान से रावलपिंडी तक मेरा ख्याल है जो 5-6 दर्जन सीटें तो PMLN वाले ले जाएंगे। वहाँ उनका शायद मुकाबला इतना सख्त नहीं होगा। बाकी मुल्तान से सिंध के बॉर्डर तक, गुजरांवाला डिवीजन तो कहते हैं बिल्कुल उनके साथ ही है। तो यहाँ से 91 सीटें बनती हैं ये पीरियड के दौरान। वहाँ से मेरा ख्याल है 5-6 दर्जन सीटें इनकी बन जाती। मुल्तान से सिंध तक का जो बॉर्डर है, डॉक्टर साहब, अगर ये सर्वे आप देख लें, गैलप सर्वे, पिल डाट का, और वो तो यही कह रहे हैं कि मकबूलियत अब पहले तो 2% रह गई, बराबर होगी नवाज PTI की और PMLN की। और इनकी देखिए पिछले 5-6 महीने से मुसलसल ग्राफ ऊपर गया है और PTI का मुसलसल ग्राफ जो है वो नीचे आया। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जो इवेंचुअल बनता है वो मामला बनता है PDM प्लस। जो PDM की हुकूमत हमने 17 महीने देखी है, उसी किस्म का कोई मामला उसमें आप प्लस करें। बिल्कुल ठीक है। आपको फाइनल शेप ही नजर आ रही है इस हुकूमत की जो अभी आएगी। अनवर रजा साहब, बिलावल भुट्टो ने बड़े एतमाद के साथ आज कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हम बंदोबस्त कर लेते होते हैं और हम सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? इतने कॉन्फिडेंस से बिलावल क्यों कह रहे हैं? देखिए सलमा, जब इंतखाबात से पहले ये भी एक सियासी आपका हिकमत अमली होती है कि आपने लोगों को, आवाम को ये बताना होता है कि हम इतने कमजोर नहीं, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी मिला तो हम फिर भी अपना जो हिकमत अमली है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये कि आजाद उम्मीदवार भी तो कामयाब होंगे और आजाद उम्मीदवारों को अपने टोकरे के नीचे लेके आना। आसिफ अली जरदारी साहब आप जानती हैं कि बहुत इसमें यद सुलह रखते हैं, बड़े कामयाब सियासतदान हैं इस मामले में, तो इसलिए उन्होंने इस बेस पे ये बात कही होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी इंतखाबात के हवाले से तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह इंतखाबी अमल शुरू होता है, जिस तरह गहमा गहमी होती है, वो कोई भी पोलिटिकल पार्टी शुरू नहीं कर पा रही। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से सब जमातों से आगे इसलिए है कि वो बहुत सारी जगहों पर जलसे जुलूस कर रही हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप जब अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद जो आजाद कैंडिडेट्स हैं उनको अपने साथ शामिल करके आप फिर अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। ये इस बुनियाद पर आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही होगी और इस पर आसिफ अली जरदारी पहले से काम कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI थे, वो भी जमातें जो हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में देखना यह है कि आजाद उम्मीदवार इंतखाबात के बाद जो कामयाब होते हैं, कौन बड़ी सियासी जमात कितने लोगों को अपने साथ शामिल कर सकती है, वो डिफाइनिंग मोमेंट होंगे हुकूमत बनाने के लिए, अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए और अपनी अक्सरियत में इजाफा करने के लिए। लेकिन अब आपने अभी अपने किसी पैनलिस्ट से पूछा था कि 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने डेट बढ़ा दी है। मेरे दिल में यही सवाल आ रहा था कि अगर बल्ले का निशान किसी जमात को अलाट नहीं होगा तो इंतखाबात कैसे जाएंगे? क्या बल्ले का निशान किसी को अलाट होगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो फैसला करेगी उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो वो जहां तो दूर हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो 2 घंटे की डेट दी है, मेरा ख्याल है इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबी जो निशान अलाट करना है उसके हवाले से कोई हतमी वो भी फहरिस्त भी जारी करेंगे। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, ये इस सारे को यहाँ पे वाइंड अप इसलिए करेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हमने डिस्कस करना है हल्का मियां वाली के 2 हल्के जो है NA 89 और 90, इन दोनों पे बात करेंगे। इमरान याकूब साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने वक्त निकाला। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, मियां वाली की सियासत से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मियां वाली के 2 हल्कों की बात करेंगे, NA 89 और 90। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादा होल्ड रहा है, 3 बार वहां से
पी टी आई के उम्मीदवार कामयाब भी हुए और बानी पीटीआई का आबाई हल्का भी है। शाम साहब, वहां पर आपको अब क्या माहौल बनता हुआ नजर आता है? माजी में यहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी सीट रही है, नून की भी सीट रही है, कहा यह जाता है कि जो सूबाई हल्कों की सीटें वहां पे उधर टीएलपी का वोट बैंक भी किसी हद तक मौजूद है, तो अभी क्या एनवायरनमेंट है? देखिए 2002 का जो इलेक्शन हुआ था और उसमें पीटीआई ने जो हिस्सा लिया था, एक ही सीट मिली थी और वो इमरान खान साहब की सीट थी। पूरे पीटीआई में एक सीट उनको मिली थी या दिलवाई गई थी? नहीं जी, दिलवाई गई होती तो डॉक्टर साहब बहुत सारी दिलवाई जाती थी। मतलब एक दे के तो फिर हमें किसी जिन्होंने कह रहे हैं ना, अब छेड़ने वाली बात है। वो तो वाकई एक सीट थी। उस वक्त आप देखना सियासी तौर पे वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इलेक्शन लड़ा उन्हें, जब वो एग्जिस्ट करना शुरू हो गए थे तो उस वक्त आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ने उनको 32-33 सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो नहीं माने थे। उनका ख्याल था कि नहीं जी। और फिर एक जमाना ऐसा भी बीच में आया कि मुशर्रफ साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी ऑफर की थी, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद पहले उसके हक में थे, फिर उनके खिलाफ हो गए वो तो। अब असल बात यह है कि देखें, मियाँ वाली का हल्का हो, जो बाकी जो हल्के हो, मेरे नहीं ख्याल कि जहाँ कासिम के अब्बा फॉर्मर चेयरमैन इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई के, वहाँ उनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। हाँ, थोड़ा बहुत टफ टाइम दे सकती हैं आपकी मजहबी जमात छोटी मोटी हो या कोई और, ज़्यादातर जगहों पे तो यही लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि लेजिस्लेशन करने की भी एक तैयारी हो रही है कि जी ये 6 जगहों पे जो खड़े होने का सिलसिला, इसको रोका जाए। पैसा खर्च होता है, सारी मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को, वो तो चलें बात की बात है। फौरी तौर पर तो यही लग रहा है सलमा कि वो जिन जिन हल्कों से वो खड़े होंगे वो प्रॉब्लम भी इलेक्शन उनका जीतना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, एक बात है जो हम कह रहे थे कि पंजाब में जब नवाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, बाहर से वापस आए हैं, वो बड़ा ग्राउंड उनको कवर करना था। वो उनका वोट बैंक जिसको कहते हैं वो डॉर्मेंट हो गया था, लोग खामोश हो गए थे, इतने जिसको कहते हैं एक्टिव नहीं थे। अब वो एक्टिविटी उनकी बहाल होती चली जा रही है और वो जब सब जगहों पे जा रहे होते तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। आपको याद होगा 17 माह की हुकूमत में जिस तरह रेलिवेंट हुआ पीडीएम और जितना नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान पीएमएलएन को हुआ, क्योंकि बाकी सारी जमातों ने कहना शुरू कर दिया जी हमारे तो हाथ में नहीं था। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास थी, फॉरेन मिनिस्ट्री इनके पास थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस इनके पास थी, तो असल फैसले तो यही करते थे। हमें वो कहते हैं कि जी एक मासूम सी वजारत दी हुई थी अपना मौसमियात वाली उनको, शहरी रहमान को, और फॉरेन मिनिस्ट्री दी हुई थी जिसमें कुछ ना माल बनता है ना कुछ और होता है, बिलावल साहब को। लेकिन अब जो सूरत हाल जितनी तेजी के साथ बदल रही है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का अब अगर ये आज फैसला जब आ जाएगा तो मेरा ख्याल है बादल छट जाएंगे। अब देखना ये होगा कि अगर बल्ला उनको मिल जाता है, उसके बाद जाहिर है फिर तो एक्टिविटी और मोमेंटम बनेगा, फिर तो सारी चीजें सामने आएंगी। और अगर नहीं मिलता तो फिर जाहिर है उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये देखें नजरियाती पार्टी वाले भी परे हो गए, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी आप किसी और के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो मेरा ख्याल है उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखना है कि फेयर फ्री इलेक्शन की जो बात है वो किस हद तक होगी, कितनी होगी। यूरोपियन यूनियन तो कहता है कि जी फेयर फ्री छोड़े इलेक्शन करवाएं, हमें पता है किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए। चाहिए देखें, अब उनको भी पता है कैसे इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, मियां वाली इज इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब, लेकिन महंगाई एक बड़ा फैक्टर है जिसका हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे। इमरान साहब भी जिक्र कर कौन कंट्रोल करेगा? यस, देखिए जब भी आप महंगाई की बात करते हैं ना तो मेरे जहन में मुझे रॉबिन हुड याद आ जाता। रॉबिन हुड एहतशाम साहब वो लूटता करता था अमीर से और बांटा करता था गरीब को। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल है रिवर्स रॉबिन हुड का। देखिए जो चीनी की मिलें हैं आज उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं। 81 मिलें हैं मुल्क के अंदर, 22 अरब रुपए का प्रॉफिट दिखाया, पिछले साल 12 अरब का था। सारे साल रोते रहते हैं कि जी हम मारे गए। 60% चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, और वही एग्जैक्ट रिवर्स रॉबिन हुड। आप गरीब की जेब से पैसे निकालते चले जाएं और अमीर की जेब में पैसे डालते चले जाएं। अब गैस की प्राइसेस में भी, गैस का आप जिक्र कर रहे थे कि बिजली का बिल 550% अब तक बिजली गैस की कीमतें बढ़ी हैं डॉक्टर साहब, 550%। जो इस हफ्ते अदाद-ओ-शुमार हुकूमत ने शाया किए हैं उसमें गैस की कीमतों में 1100% इजाफा आया है, 1100% ईयर ओवर ईयर पिछले साल के मुकाबले में। टमाटर की कीमत में 105, ये मैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख रहा हूँ। टमाटर की कीमत में 155%, आटे की कीमत में 55%, चीनी 60% जैसे मैंने कहा। तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल किसने तोड़ना है? बेशक जितना मर्जी फोकस कर लें मियां वाली के ऊपर और किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, यानी हमें ज्यादा शाम साहब जैसे फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब के, हमें इस मॉडल को तोड़ना है, ना कि हम सियासत में उलझे रहे। हर जगह पे बात हो रही है, इलेक्शन होंगे, सियासत हो रही है,
इस सियासत से बाहर निकलने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है आवाम के लिए। हमारे पॉलिटिशियंस को यही लगता है कि कोई परवाह नहीं है, नोबडी केयर्स कि हमारी आवाम कितना सफर कर रही है। कोशिश करेंगे कि अगले हलकों के बारे में बात हो, ज्यादा तफसील से बात कर सकें। वक्त मुख्तसर था, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।